Good evening, everyone. Am I audible and visible? Am I audible and visible to all? All good? Clear? All right. Thank you so much. So, how are you all? कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? How are you all? All right, जी, thank you. बिंदास जी, बिल्कुल बिंदास. मेरा ही बिल्कुल बिंदास. Very good. So already फर्स्ट क्लास आप लोगों की हो चुकी है. फर्स्ट क्लास आप लोगों की हो चुकी है आपकी ऑलरेडी. Yes, प्रखार सिंह, टेल मी. Okay. All right. So we started with the Hindu law. We started with the Hindu law, and we are done with the concept of section number 2, applicability of the act. Applicability of the act यानी कि सारे के सारे लॉस किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, राइट. वी आर डन विद सेक्शन नंबर 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. और बेसिकली अभी तक जो हमने कंसेप्ट किया है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, इट इज अ कॉमन कंसेप्ट of the Hindu Marriage Act as well, Hindu Succession Act, Hindu Adoption and the Maintenance Act, Hindu Minority and the Guardianship Act, right? तो प्रैक्टिकली आज से हम लोग अपना हिंदू मैरिज एक्ट शुरू करने वाले हैं. क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ऑलरेडी वी आर डन विद द कंसेप्ट ऑफ द हु आर हिंदूज, हु इज अ हिंदू. ये तो हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है. जो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका चारों के चारों सब्जेक्ट्स के साथ कॉमन कंसेप्ट है. बट नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द कंसेप्ट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. हिंदू मैरिज एक्ट. एंड हिंदू मैरिज एक्ट में टुडे वी विल सी द नेचर एंड द कंसेप्ट ऑफ द मैरिज. द नेचर ऑफ द हिंदू मैरिज. नेचर ऑफ हिंदू मैरिज. बेसिकली हिंदू लॉ में, ओल्ड कस्टमरी लॉ में हम लोग ये मान के चलते थे दैट अ बॉन्ड बिटवीन अ हिंदू हस्बैंड एंड अ हिंदू वाइफ. जो भी एक बॉन्ड होगा, यानी कि द एटर्नल बॉन्ड आफ्टर द मैरिज बिटवीन द हिंदू हस्बैंड एंड हिंदू वाइफ, इन दोनों का जो बॉन्ड होगा ना, हम लोग ये मान के चलेंगे दैट दे आर मेड फॉर ईच अदर एंड दे आर द पार्ट ऑफ द सेम सोल. दैट दे आर पार्ट ऑफ द सेम सोल, यानी कि दे आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर. दे आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर. क्या आज के जमाने में अगर कोई शादी करता है तो हम ये चीज बोलते हैं? क्या हम ये चीज बोलते हैं that this couple is incomplete without each other? बताइए मुझे, क्या आज के जमाने में ये चीज होती है? हिंदू हस्बैंड एंड हिंदू वाइफ, हिंदू हस्बैंड एंड हिंदू वाइफ है. बट इन द ओल्ड कस्टमरी लॉ, दिस वाज आवर कस्टम, दिस वाज आवर ट्रेडिशन, कि हम लोग ये मान के चलते थे that this couple is incomplete without each other. जिसका मतलब क्या हो चुका? that the marriage was sacramental in nature. that the marriage was sacramental in nature. जिसका अगेन मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो हिंदू मैरिज होगी ना, इट इज अ प्योरली रिलीजियस एक्ट.
प्योरली यहां पे एक रिलीजियस यहां पे शादी होगी, जिसमें कि किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जिसके कारण इस यूनियन को ब्रेक डाउन किया जाए, इस यूनियन को ब्रेक डाउन किया जाए, राइट। बट अगर हम लोग आज की बात करें, क्या हमें आज के हिंदू लॉ में डाइवोर्स का कंसेप्ट देखने को नहीं मिलता? हर रोज ही हमें केस भी देखने को मिलते हैं कि डाइवोर्सेस हो रहे हैं। तो क्या आज के जमाने में हम इसको एक परमानेंट यूनियन बोल सकते हैं? आज के जमाने में क्या हम लोग हिंदू मैरिज को एक परमानेंट यूनियन बोल सकते हैं? परमानेंट यूनियन तो नहीं बोल सकते हैं ना, परमानेंट यूनियन तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें कुछ कंसेप्ट्स देखने को मिलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ना किस तरह से एक एग्रीमेंट बनता है और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू वी नीड? एसेंशियल्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए? बेसिकली जो पहला एसेंशियल क्या होता है, दैट अ पर्सन शुड बी मेजर, कि यहां पे मेजर होना चाहिए इंसान। कोई भी इंसान अगर माइनर है तो क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है? द आंसर इज नो। क्या एक द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। तो वन थिंग विच वी नीड इज दैट द पर्सन शुड बी ऑफ द मेजर एंड ही शुड बी ऑफ द साउंड माइंड। क्या किसी की भी कंसेंट के बिना क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो सकता है? इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, तो दोनों पार्टीज की तरफ से म्यूचुअल कंसेंट होगा। एक पार्टी से ऑफर आएगा, दूसरी तरफ पार्टी से एक्सेप्टेंस जाएगी, उसके बाद कुछ कंसीडरेशन अमाउंट ऐड होगी, तभी तो वो एक एग्रीमेंट बनेगा। तो वी नीड कंसेंट एज वेल। अर्लियर इन द हिंदू कस्टमरी लॉ, जब पुराने जमाने में शादी होती थी, क्या चाइल्ड मैरिज होती नहीं थी? क्या उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज होती नहीं थी? अर्लियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम बिफोर द लॉज वर कॉडिफाइड इन 1955 1956। अगर मैं आगे की बात करूं ना, वी विल डू दिस कंसेप्ट इन नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस। आज भी even today in the Hindu Marriage Act, I'm talking only about the Hindu Marriage Act, child marriage ना आज भी हिंदू मैरिज एक्ट में वैलिड मैरिज है। इस पॉइंट को अभी के अभी समझ लो, बाद में तो आपका ये कंसेप्ट आएगा ही आएगा। प्रीलिम्स पर्पस के लिए अगर आपका ये क्वेश्चन आता है, चाइल्ड मैरिज अंडर Hindu Marriage Act, is it a void marriage? Is it a voidable marriage? Or is it a valid marriage? तो इसका आंसर क्या होगा? It is a valid marriage. Though it is valid, but yes, it is punishable as well. But अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट आज भी चाइल्ड मैरिज को वैलिड ही माना जाता है। बट यहीं पे अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए दैट चाइल्ड मैरिज इज वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल, इस केस में इसका आंसर क्या करोगे? यहां पे हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा? अ चाइल्ड मैरिज इज अवॉइडेबल मैरिज, वैलिड मैरिज और द वॉइड मैरिज। इन दिस केस इट इज अ वॉइडेबल मैरिज। एंड द रीजन बीइंग हमारे पास एक लॉ आया था PCMA 2006, यानी कि द प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2006, जो कि एक सेकुलर लॉ है और जो कि अप्लाई करता है ओवर ऑल द पर्सनल लॉस।
इवन दो हिंदू मैरिज एक्ट में क्या बताया गया है कि मैरिज आज भी एक चाइल्ड मैरिज वैलिड होगी, बट इफ वी टॉक अबाउट द PCMA 2006 यानी कि द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, उस केस में बताया गया है दैट एनी मैरिज बिटवीन द चिल्ड्रन दैट शैल बी अवॉइडेबल मैरिज, एंड ऑलवेज द सेकुलर लॉ applies over the personal law. Secular law always apply over the personal law. Same question अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया, then you will explain both the concepts कि हिंदू मैरिज एक्ट में चाहे इसको वैलिड अभी भी बताया गया है, बट PCMA में क्योंकि इसको वॉइडेबल बताया गया, एंड इन बिटवीन द पर्सनल लॉज एंड द सेकुलर लॉ ऑलवेज अप्लाइज, दैट इज व्हाई अ मैरिज बिटवीन द टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ द 18 years, दैट मैरिज शैल बी रिगार्डेड एज अ वॉइडेबल मैरिज। क्लियर हुई बात? बट हमारा जो आज का कंसेप्ट है, द थिंग इज whether the Hindu marriage is a sacramental marriage or not. Earlier it was completely sacramental marriage. क्या आज के टाइम में ये कहीं से भी उस प्रोविजन से, उस sacramental नेचर से बाहर आई है कि नहीं आई? That is what we have to understand. एक बार अगर हम ये बात करें, क्या मेजॉरिटी हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं चाहिए? हमें हिंदू मैरिज एक्ट में भी बताया गया हुआ है that for a bride and the bridegroom the age of marriage is what? 18 and 21 years. हमें यह भी बताया गया है that unless and until the husband and wife consents to the marriage, जब तक ये यहाँ पे कंसेंट नहीं देते तब तक वो शादी नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है तो उस केस में उसका कंसेंट कौन देगा? द लीगल गार्जियन। कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी सेम है, हिंदू मैरिज एक्ट केस में भी सेम है। अगर कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है तो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए भी गार्जियन यहां पे कंसेंट देगा, मैरिज एक्ट में भी। तो क्या हम लोग ये नहीं देख सकते दैट देयर आर सम प्रोविजंस, देयर आर सम कॉमन प्रोविजंस between Hindu Marriage Act and the Indian Contract Act. क्या हम ये बोल सकते हैं कि आज के जमाने में हिंदू मैरिज एक्ट में काफी सारे प्रोविजंस हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठाए हैं, एंड दैट इज व्हाई द मैरिज टुडे इज नॉट प्योरली सैक्रामेंटल। आज के जमाने में शादी प्योरली सैक्रामेंटल नहीं है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज एज वेल एज द सैक्रामेंटल मैरिज। It is a mixture of the contractual marriage as well as the sacramental marriage. So see, if we talk about the concept and the nature of the marriage, Hindu marriage in an ancient tradition, अगर हम लोग पुराने जमाने की बात करें, ancient tradition की बात करें, which is prevailing from the Vedic period to the modern world, with different modifications that have occurred until now. Hindu marriage क्या है? Hindu marriage एक यहाँ पे एंशिएंट ट्रेडिशन है, जो कि अभी तक वैदिक पीरियड से लेके अभी तक मॉडर्न वर्ल्ड तक यहाँ पे चलता रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सैक्रामेंटल? एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सैक्रामेंटल? सैक्रामेंटल मीन्स प्योरली रिलीजियस, प्योरली रिलीजियस। Clear हुई बात? Purely religious. Now see, Hindu marriage is an ancient tradition which is prevailing from the Vedic period to the modern world, with different modifications that have occurred until now. It is a sacred tie that cannot be broken. एक ऐसी यहाँ पे एक ऐसा बंधन है जो कि कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता।
जो कि कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। इट इज अ बॉन्ड विच कंटिन्यूज आफ्टर रीबर्थ एंड द डेथ। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलते हैं यहां पे, ये पॉइंट नंबर 1 यहां पे बोला जा रहा है, इट इज अ सेक्रेड टाई दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। अ सेक्रेड टाई दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। चलो जी देख लेते हैं, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। सेकेंडली हमें ये क्या बता रहे हैं, दैट सी इट इज अ बॉन्ड विच कंटिन्यूज आफ्टर रीबर्थ एंड द डेथ। अ बॉन्ड which continues after the death, which continues after rebirth and death। इसका मतलब क्या हुआ कि सात जन्म का साथ है, यही मतलब हो ना इसका, कि 7 जन्म का साथ है ना। और थर्डली यहां पे ये क्या बोल रहे हैं, दे आर सेइंग दैट a man is incomplete until he gets married and meets his partner. A man is incomplete until he gets married and meets his partner. Until he gets married and meets his partner. और इस केस में ये सिर्फ और सिर्फ मैन की बात नहीं की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मैन की बात नहीं की जा रही है। यू कैन ऑल्सो राइट अ वुमेन इज इनकम्प्लीट until and unless she gets married and meets her partner, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैन की बात नहीं कर रहे हैं, वुमेन की बात भी कर रहे हैं। क्लियर बट बेसिकली ये जो यहाँ पे कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ मैरिज है, एक किस टाइम की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैरिज बिफोर द लॉज वर कोडिफाइड। तो क्या अगर हम इस मैरिज को इस तरह से रीड करें, द सेक्रामेंटल नेचर ऑफ द मैरिज हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या, पुराने टाइम में एक सेक्रामेंटल यानी कि जो प्योरली रिलीजियस मैरिज होती थी, जो प्योरली रिलीजियस फॉर्म ऑफ मैरिज होती थी, उसमें हमें 3 चीजें देखने को मिलती थी। एक चीज तो क्या, एक परमानेंट यूनियन, जिसका मतलब क्या हुआ, दैट वंस टाइड कैन नॉट बी अनटाइड। क्या आज के जमाने में परमानेंट यूनियन होती है? अब मुझे बताओ, क्या हिंदू कोडिफाइड लॉज में डाइवोर्स का कंसेप्ट हमें देखने को नहीं मिलता? क्या हमें हिंदू कोडिफाइड लॉज में जुडिशियल सेपरेशन का कंसेप्ट देखने को नहीं मिलता? ये भी देखने को मिलता है। तो हाउ कम इज इट अ परमानेंट यूनियन? तो परमानेंट यूनियन तो नहीं हुई ना, ये परमानेंट यूनियन पहले थी, बट जब हमने पुराने कश्मीरी लॉ को कोडिफाई किया तो हमने इस कंसेप्ट को नहीं उठाया। सेकेंडली, इट इज एन एटर्नल यूनियन means it's valid not only in this life but also in the lives to come। 7 जन्म वाली बात, क्या ये चीज भी आज के हमें लॉज में देखने को मिलती है? नहीं देखने को मिलती। बट द थर्ड थिंग, दैट इट इज अ होली यूनियन which means the performance of the religious ceremony is essential। ये हमें आज भी देखने को मिलती है कि जब भी किसी हिंदू की शादी होगी, वो शादी तभी कंप्लीट मानी जाएगी unless and until we go through the religious ceremony of either of the spouse। ये पॉइंट हमें आज भी देखने को मिलता है। तो क्या हम इसको अगर ये देखें, if we talk about कि अर्लियर ओल्ड कस्टमरी लॉ में
ओल्ड कस्टमरी लॉ में हमें तीन चीजें देखने को मिलती थी. वन इज व्हाट? द परमानेंट यूनियन. परमानेंट यूनियन. अनदर इज द एटर्नल यूनियन. And the third is the holy union. Third is the holy union. जब ये तीनों की तीनों चीजें हमें अपने लॉज में देखने को मिलती थी तो हम पहले शादी को क्या बोलते थे? That the marriage was purely and purely sacramental. यहाँ पे प्योरली मैरिज सैक्रामेंटल मैरिज थी, यानी कि रिलीजियस तरीके से ही मैरिज को किया जाता था. बट टुडे व्हेन वी डू नॉट हैव दीज टू कंसेप्ट्स, आज के जमाने में जब हमें परमानेंट यूनियन भी देखने को नहीं मिलती और एटर्नल यूनियन भी देखने को नहीं मिलता, बट हमें होली यूनियन देखने को मिलती है, तो हम यहां पे हिंदू कोडिफाइड लॉज में हमने जो रीड किया है, जो आप लोगों ने, एक बच्चे ने बोला कि सर एटर्नल यूनियन का कोई एविडेंस नहीं है कि 7 जन्म वो साथ रह भी रहे हैं कि नहीं रह रहे. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ना. जब भी शादी होगी कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही तो होगी, तो एटर्नल यूनियन कैसे हुआ? एटर्नल यूनियन भी नहीं हुआ, राइट. हिंदू कोडिफाइड लॉ में हमें क्या देखने को मिला? वी कैन सी द होली यूनियन, यानी कि जब भी शादी की जाएगी रिलीजियस सेरेमनी को कंडक्ट किया जाएगा एंड द मैरिज इज नॉट कंप्लीट अनलेस एंड अंटिल द रिलीजियस सेरेमनी ऑफ ईदर ऑफ द स्पाउस इज डन. जब तक किसी एक स्पाउस की रिलीजियस सेरेमनी को कंडक्ट नहीं किया गया तब तक शादी कंप्लीट नहीं होगी. और दूसरी तरफ हमने इनको तो अडॉप्ट नहीं किया, बट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड सम कंसेप्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो व्हेन वी रीड दिस, कांट वी से दैट द मैरिज टुडे, दैट द हिंदू मैरिज टुडे is not just a purely sacramental marriage, but it is a mixture of the sacramental as well as the contract. यानी कि it is now a socio-religious marriage, जो कि पहले बिल्कुल प्योरली रिलीजियस थी, अब ये क्या है? It is a socio-religious marriage. क्लियर हुई बात यहां तक सबको? अगर प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाए, देयर इज अ क्वेश्चन, तो आंसर क्या करोगे? इन द प्रीलिम्स यू विल राइट दिस आंसर. प्रीलिम्स में आप सैक्रामेंटल नेचर ही लिख के आओगे, यही आंसर माना जाता है. बट जब आप लोग मेंस में आंसर लिखोगे तो आप इसको पूरा का पूरा रिलेट करोगे किसके साथ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या कुछ लिखोगे? सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और इसका आंसर आप लोग आज खुद लिखोगे, और जो भी मैंने यहां पे आपको बताया ना, इसी को आंसर में लिख के आओगे. एंड द क्वेश्चन इज ऑफ ओनली एंड ओनली 5 मार्क्स. 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है और सिर्फ एक ही पेज में आपको ये आंसर कंप्लीट करना है. दैट वेदर अ हिंदू मैरिज इज सैक्रामेंटल मैरिज और अ कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, और द कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, इसको 5 नंबर में आपको लिख के आना है. बुलेट पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं, लिखोगे क्या? You will start with the old customary law. और ओल्ड कस्टमरी लॉ में आप 3 पॉइंट्स बताओगे. वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? परमानेंट यूनियन, एटर्नल यूनियन एंड द होली यूनियन. उसके बाद आप लिखोगे सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और आप लोग बताओगे कि जस्ट लाइक द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेजॉरिटी चाहिए होती है, कंसेंट चाहिए होता है, एंड मेनी अदर थिंग्स एज वेल. अनलेस एंड अनटिल ये पूरे नहीं होते, शादी नहीं हो सकती. एंड देन उसके बाद आते हैं हमारे पास हिंदू कोडिफाइड लॉ.
कोडिफाइड लॉस। उसमें ना जब हमें पूरे के पूरे लॉस को अडॉप्ट करना था तो हमने ओल्ड कस्टमरी लॉस में से सिर्फ और सिर्फ होली यूनियन के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, प्लस वी हैव अडॉप्टेड सम प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड दैट इज व्हाई टुडे द मैरिज, हिंदू लॉ में आज जो मैरिज होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, वो क्या होगी, sacramental plus contractual marriage. It is a mixed marriage. Clear? Hindu marriage is a religious sacrament. Hindu marriage is a religious sacrament in which a man and woman are bound in permanent relationship. एक रिलीजियस सेक्रामेंट थी इन विच द मेन एंड वुमेन आर बाउंड इन अ परमानेंट रिलेशनशिप्स फॉर द फिजिकल, सोशल एंड द स्पिरिचुअल पर्पसेस, फॉर द पर्पसेस ऑफ द थरम, प्रोक्रिएशन एंड द सेक्सुअल प्लेजर, which was the definition of the Hindu marriage in the old customary law. राइट अर्लियर जो है यहाँ पे शादी थी, इट वॉज अ रिलीजियस सेक्रामेंट मैरिज जिसमें कि मेन एंड वुमेन एक परमानेंट रिलेशनशिप में बाउंड होते थे फॉर द फिजिकल, सोशल एंड द स्पिरिचुअल पर्पसेस ऑफ धर्म, प्रोक्रिएशन एंड द सेक्सुअल प्रोसेसेस. राइट, समझ आया सबको? एनीवन जिसको समझ ना आया हो, एनीवन जिसको समझ ना आया हो सिर्फ वो बोले. होली यूनियन का मतलब होता है कि शादी के टाइम पे रिलीजियस सेरेमनीज को पूरा निभाया जाए, रिलीजियस सेरेमनीज को, और वो सेरेमनीज आज के टाइम हिंदू मैरिज एक्ट में भी हमें निभानी पड़ती हैं, तभी शादी कंप्लीट होती है. यस रोहित शर्मा, प्रोक्रिएशन का मतलब बच्चा पैदा करना. सर हिंदू लॉज में एलजीबीटीक्यू का क्या स्थान है? कोई स्थान नहीं है. एलजीबीटीक्यूज हिंदू मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर सकते हैं, किसी भी लॉ में शादी नहीं कर सकते हैं एज पर द प्रेजेंट लॉ. क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? वॉइड एंड वॉइडेबल में डिफरेंस बता दो. जब कंसेप्ट आएगा वॉइड एंड वॉइडेबल का तब आपको वो डिफरेंस समझाया जाएगा. क्लियर हुई बात? एटर्नल यूनियन मीन्स 7 जन्म का साथ, 7 जन्म का साथ. क्या वो आज के जमाने में हमें देखने को मिलता है? द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. मूविंग ऑन टू द, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो, अनु उपाध्याय आप बताइए मुझे, आपको क्या डाउट है? Yes, Premlata. All right, very good. Very good. Moving ahead, coming to the holy union concept. अब हमने क्या देखा कि हिंदू मैरिज लॉ में, पहले तो आप लोग इसको भी लिख लो, that whether a marriage is sacrament or contract. Is there any other person जिसको कुछ ना समझ आ रहा हो? There is one person जो कि कंप्लेंट कर रहा है, बट एनी अदर पर्सन जिसको कुछ ना समझ आया हो?
बिकॉज एक इंसान के लिए तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। सर आप कहां से कहां चले गए समझ नहीं आ रहा, कहां से कहां चला गया? आप लोग कहीं और चले गए होगे, मैं तो एक ही जगह पे हूं और एक ही कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, और वो भी बहुत इजी कंसेप्ट चल रहा है, राइट? नाउ सी वेदर अ मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल और द सेक्रामेंट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। बिकॉज ऑफ द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स बदली उसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हमारे पास आया। एंड जो सेक्रामेंटल नेचर थी हिंदू मैरिज एक्ट की, वो धीरे धीरे अफेक्ट हो गई, और धीरे धीरे अफेक्ट हुई तो हमें पता लगा कि एक तो परमानेंट यूनियन एंड द एटर्नल यूनियन, ये दोनों कंसेप्ट हमें हिंदू मैरिज एक्ट में देखने को नहीं मिले। और उसके साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं क्या कंसेंट का कंसेप्ट हिंदू मैरिज एक्ट में है? जी बिल्कुल है। क्या कंसीडरेशन का कंसेप्ट हिंदू लॉ में है कि नहीं है? कंसीडरेशन का कंसेप्ट, कंसीडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंसेप्ट है, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर एक इंसान किसी को कुछ देगा तो दूसरा भी उसको कुछ देगा, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं आपको पेन दूंगा तो आप मुझे उस पेन के बदले में 10 रुपए दोगे, यानी कि दैट इज द कंसीडरेशन। क्या हिंदू लॉ में कुछ भी कंसीडरेशन का कंसेप्ट? द आंसर इज नो। कंसीडरेशन का कंसेप्ट हमें हिंदू लॉ में नहीं देखने को मिलता। बट अगर हम लोग बात करें पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या एक अनसाउंड माइंड का इंसान अपने आप शादी कर सकते हैं? द आंसर इज नो। उसी तरह से एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। मेजॉरिटी की भी हमें एज दी हुई है, मेजॉरिटी की भी हमें एज दी हुई है। और उसी तरह से जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग दो कंसेप्ट्स को रीड करते हैं, वन इज द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड द अनदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये दो कंसेप्ट हमें कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में भी रीड करने को मिलते हैं। उसी तरह से हिंदू लॉ में भी हमें ये दोनों कंसेप्ट्स रीड करने को मिलते हैं, वन इज अ वॉइड मैरिज एंड अनदर इज अ वॉइडेबल मैरिज, अनदर इज अ वॉइडेबल मैरिज। अगर इजी लैंग्वेज में आपको अभी मैं बताऊं कि वॉइड एंड वॉइडेबल में डिफरेंस क्या होता है, वॉइड एंड वॉइडेबल में डिफरेंस क्या होता है, तो वॉइड मैरिज फ्रॉम द वेरी मोमेंट जिस दिन शादी हुई उसी दिन से वो शादी नहीं मानी जाती है। इट इज नल एंड वॉइड फ्रॉम द वेरी डेट ऑफ द मैरिज। बट अगर हम लोग बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज की, वॉइडेबल मैरिज शुरू के टाइम पे तो वैलिड होती है अनलेस एंड अनटिल एक पार्टी उसको कोर्ट में जाके वॉइड डिक्लेयर करवाती है। ये एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, बट जो कि हमने बाद में करने हैं। अभी के लिए हमें क्या देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में भी और हिंदू लॉ के केसेस में भी वॉइड एंड वॉइडेबल दोनों दिए गए हुए हैं। एंड दैट इज व्हाई आज हम क्या बोलते हैं, दैट द मैरिज टुडे प्राइमरीली हिंदू मैरिज इज ऑफ द sacramental character. Primarily the Hindu marriage is of the sacramental character, but gradually as society developed the concept of the contract evolved. वैसे तो देखा जाए हिंदू मैरिज आज भी सैक्रामेंटल है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई, लॉस कोडिफाइड किए गए, जो पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को यहां पे लाया गया, some features was included in the marriage. कुछ फीचर्स को सोसाइटी के कुछ फीचर्स को शादी में भी इंक्लूड कर दिया गया। Some provisions in the Hindu Marriage Act gives the idea that the marriage is also a contract. कुछ प्रोविजंस हमें क्या बताते हैं कि मैरिज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। एक ही क्वेश्चन मेरे से काफी बच्चों ने पूछ लिया, सर क्या डाउरी कंसीडरेशन नहीं होगी? क्या हमारा कहीं पे भी लॉ ये बोलता है कि डाउरी देनी चाहिए? माय क्वेश्चन टू यू पीपल, कम से कम नहीं तो 20-30 बच्चों ने एक ही क्वेश्चन बोल दिया कि सर क्या ये डाउरी का जो कंसेप्ट है, क्या ये कंसीडरेशन अमाउंट नहीं है? क्या डाउरी देना हिंदू लॉ बोलता आपको कि डाउरी दो जाके? इलीगल है ना। तो कहां से आया ये क्वेश्चन? दिमाग कहां चल रहा आप लोगों का?
जब ये पता ही है कि डाउरी प्रोहिबिटेड है, किसने बोला? डाउरी अगर लेना देना चलेगा उस केस में तो आप जाके डायरेक्टली क्रुएल्टी में केस भी फाइल कर सकते हो, रोज के केसेस हैं, रोज के केसेस हैं। तो इस केस में ये आप डाउरी और कंसिडरेशन को कहां पे मैच कर रहे हो? सो स्टॉप आस्किंग दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझो, राइट? तो बेसिकली इट हैज अ सेम्बलेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट as consent is of some importance. As consent is of some importance. It has semblance of a sacrament, as in those marriages, as in the most marriages, a sacramental ceremony is still necessary. और ये मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि आज भी होली यूनियन का जो कंसेप्ट है, यानी कि जो रिलीजियस सेरेमनी करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है एक शादी को वैलिड शादी करने के लिए, एक शादी को कंप्लीट करने के लिए। एंड दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी सेड, हम ये बोल नहीं सकते हैं दैट मैरिज इज प्योर कॉन्ट्रैक्ट। ना तो ये प्योर कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ये प्योरली सैक्रामेंटल है। रादर हिंदू मैरिज कैन बी कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ द सैक्रामेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट, और इट कैन बी सेड टू बी अ सोशियो रिलीजियस एक्ट, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे कि एक सोशियो रिलीजियस एक्ट है। Now coming to the concept of the holy union. और होली यूनियन का मतलब क्या था, बताओ मुझे आप लोग। होली यूनियन का मतलब क्या था कि रिलीजियस सेरेमनी आज भी करनी पड़ती है टू मेक द मैरिज, टू मेक द मैरिज कंप्लीट, कि हमें सेरेमनीज को करना पड़ता है। और ये आपका कंसेप्ट दिया गया हुआ है सेक्शन नंबर 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में। सेक्शन नंबर 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। चलो जी, सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। अ हिंदू मैरिज मे बी solemnized in accordance with the customary rites and the ceremonies of either party thereto. What is the meaning of this word? Tell me. A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of the either party thereto. Example. There's a Hindu male जिनकी शादी हो रही है एक सिख फीमेल से। अब इस केस में जब शादी होगी तो सेरेमनीज कौन सी कंडक्ट करनी पड़ेगी? टेल मी। सेक्शन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एक मैरिज को सोलेमनाइज करने के लिए, एक मैरिज को कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू अडॉप्ट द कस्टमरी राइट्स एंड द सेरेमनीज ऑफ द ईदर पार्टी देयरटू। इनमें से किसी एक पार्टी के जो कस्टम्स हैं, जो सेरेमनीज हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग शादी कर लोगे तो ये शादी सोलेमनाइज्ड मानी जाएगी। क्लियर बात? तो इस केस में अगर यहां पे शादी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग होती है तो क्या ये शादी सोलेमनाइज्ड मानी जाएगी? क्या ये शादी कंप्लीट शादी मानी जाएगी? सो इन दिस केस द सेरेमनीज कैन बी ईदर ऑफ द हिंदू सेरेमनी और द सिख सेरेमनी के अकॉर्डिंग शादी की जा सकती है, राइट? इसी केस में एग्जाम्पल एक और देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। अब क्या हो गया कि एक तरफ देयर इज एन हिंदू हस्बैंड
और दूसरी तरफ वाइफ इज ऑल्सो हिंदू, वाइफ इज ऑल्सो हिंदू, और इन्होंने जो शादी करी है वो शादी करी है इन्होंने एज पर द सिख राइट्स एंड द कस्टम्स, सिख राइट्स एंड कस्टम्स, इन्होंने गुरुद्वारा साहब में जाके शादी करी है। सोच के आंसर करना, इन्होंने गुरुद्वारा साहब में जाके लावा ली है, गुरुद्वारे में जाके लावा लेते हैं। नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस मैरिज, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस मैरिज? हस्बैंड हिंदू है, वाइफ भी हिंदू है, वाइफ भी हिंदू है, तो इस केस में अगर इन्होंने जो शादी करी है वो सिख कस्टम्स के अकॉर्डिंग करी है, सेरेमनीज जो कंडक्ट की है वो सिखिज्म की हैं, तो क्या ये शादी सॉलेमनाइज्ड है कि नहीं है? अब आप लोगों का सबका आंसर पता है क्या आ रहा है यहां पे? कोई कोई बच्चा बोल रहा है कि ये वैलिड, ये मैरिज वैलिड है, और कोई बोल रहा है कि ये मैरिज वॉइड है। इसीलिए मैंने आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना है, कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। ना तो ये मैरिज वैलिड है और ना ही ये मैरिज वॉइड है, ना ही ये मैरिज वॉइड है। कोई भी मैरिज जो वैलिड होती है ना, या फिर जो मैरिज वॉइड होती है, या फिर वो मैरिज वॉइडेबल होती है, इन तीनों से पहले वो एक मैरिज कंप्लीट होती है, एक सॉलेमनाइज्ड मैरिज होती है। कंसेप्ट समझो, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और अ वॉइडेबल मैरिज, और अ वॉइडेबल मैरिज, तो इन तीनों के आगे वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं? मैरिज। इसका मतलब क्या है कि शादी ऑलरेडी हो चुकी है, शादी ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि अगर तो कंडीशंस, ऑल द कंडीशंस आर प्रॉपरली फॉलोड, जब सारी की सारी जो कंडीशंस है एक शादी की, जो कि हमें सेक्शन नंबर 5 में दी गई हुई हैं, वो सारी की सारी फॉलो की गई हैं, तब तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है, ये एक वैलिड मैरिज है, ये क्या है, एक वैलिड मैरिज है। एंड अगर कुछ कुछ कंडीशंस जो कि सेक्शन नंबर 5 में दी गई हुई हैं, वो अगर हमने नहीं कंप्लीट की, उनको यहां पे उनकी रिक्वायरमेंट को नहीं कंप्लीट किया, तब ये मैरिज वॉइड भी हो सकती है। एंड देन देयर आर सम कंडीशंस अगेन इन सेक्शन नंबर 5 इटसेल्फ, तो उस केस में मैरिज वॉइडेबल भी हो सकती है। बट तीनों केस में चाहे मैरिज वैलिड है, चाहे वॉइड है, चाहे वॉइडेबल है, द मैरिज वाज solemnized फर्स्ट, द मैरिज वाज solemnized फर्स्ट, यानी कि इनकी जो सेरेमनीज हुई थी ना, इनकी जो मैरिज में सेरेमनीज हुई थी वो प्रॉपरली कंडक्ट की गई थी। सेरेमनीज तो प्रॉपर हुई, बट उसके बाद पता लगा कि यहां पे जो हस्बैंड था वो अनसाउंड माइंड का था, तो अगर वो अनसाउंड माइंड का था, सेरेमनीज प्रॉपर हुई है, मैरिज सोलेमनाइज हो चुकी है, तो मैरिज क्या हो जाएगी? वो वॉइडेबल मैरिज हो जाएगी, वो वॉइडेबल मैरिज होगी। अगर उसी केस में हमें पता लगता है कि यहां पे जो मैरिज हुई है ना, वो स्पिंडा रिलेशनशिप में कंडक्ट करी गई है, फर्स्ट कजन्स में शादी हो गई, चाचा इधर और जहां पे ताया जी का बेटा बेटी है, इनमें आपस में शादी करवा दी, जो कि हमारा हिंदू लॉ मना करता है, तो मैरिज क्या हो जाएगी? वो वॉइड हो जाएगी। बट चाहे वो मैरिज वॉइड है, चाहे वो मैरिज वॉइडेबल है, क्या वो मैरिज पहले उस मैरिज में सेरेमनीज प्रॉपरली कंडक्ट करी गई कि नहीं करी गई, ये हमें देखना है। अगर वो मैरिज पहले सेरेमनीज प्रॉपर हुई हैं, उसी के बाद हम देखेंगे कि ये मैरिज इधर वैलिड, इधर वॉइड और वॉइडेबल है। एंड if the conditions, or we can say if the ceremonies as per section number 7 are not compiled with, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? that there is no marriage at all, that there is no marriage at all. And when the marriage is already solemnized,
जब ऑलरेडी मैरिज सोलेमनाइज्ड हो चुकी है एज पर सेक्शन नंबर 7, उसके बाद मे बी अगर कोई कंडीशन वॉयलेट हो रही है, जैसे कि अगर मैरिज स्पिंडा रिलेशनशिप में की गई या फिर प्रोहिबिटेड डिग्री में की गई, तो वो एक वॉइड मैरिज भी हो सकती है। अगर मैरिज अनसाउंड माइंड से की गई, विदाउट कंसेंट की गई, तो वो एक वॉइडेबल मैरिज भी हो सकती है। और अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक वैलिड मैरिज भी हो सकती है। बट बिफोर कमिंग टू दिस कंसेप्ट, हम क्या बोलेंगे? मैरिज शुड बी सोलेमनाइज्ड फर्स्ट। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? तो बेसिकली हिंदू लॉ में आप 4 तरह की मैरिजेस को देखोगे, 4 कंसेप्ट्स यहां पे समझोगे। क्या चीज? अ मैरिज कैन बी ईदर अ वॉइड मैरिज, or it can be either a voidable marriage, or it can be either a valid marriage, or there was no marriage at all. There was no marriage at all. क्लियर हुई बात? और मतलब क्या हुआ? इन ऑल दीज केसेस, चाहे वो वैलिड मैरिज है, चाहे वॉइड या चाहे वॉइडेबल मैरिज है, मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड। यहां पे मैरिज सोलेमनाइज्ड ऑलरेडी हो चुकी थी। एंड सोलेमनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? यानी कि द सेरेमनीज फॉर द मैरिज वर कंप्लीटली कंपाइल्ड विद ईदर ऑफ द स्पाउस। अगर वो हस्बैंड या फिर वाइफ के अकॉर्डिंग, जो भी उनका रिलीजन है, ईदर ऑफ द स्पाउस के अकॉर्डिंग अगर शादी कर ली गई, तो उस केस में मैरिज सोलेमनाइज होगी। एंड व्हेन डू वी से दैट देयर वाज नो मैरिज एट ऑल? व्हेन द मैरिज वाज नॉट सोलेमनाइज्ड एट ऑल। यानी कि व्हेन सेक्शन 7 वाज नॉट कंपाइल्ड विथ, सेक्शन 7 की कंडीशंस को फुलफिल ही नहीं किया गया, तब हम लोग बोलते हैं कि क्या कि यहां पे देयर वाज नो मैरिज एट ऑल। अब क्लियर हुई सबको बात? कंपाइल विद मतलब कंडीशंस को पूरा किया गया। क्लियर एवरीवन? ये कंसेप्ट पहले कभी भी समझा है? कॉलेज में भी आप पढ़े हो, मे बी आप लोगों ने कहीं और पे कोचिंग भी ली हो, पहले कभी भी इस कंसेप्ट को पहले समझा? कंप्लाइड विद, PLIED, स्पेलिंग ठीक कर लो। क्लियर हुई बात? अब इसी के थ्रू आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी समझाऊंगा कि इलेजिटिमेट चाइल्ड और लेजिटिमेट चाइल्ड होते कब है। किसी को नहीं पता होता कि इलेजिटिमेट चाइल्ड होता कब है, आज बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू सेक्शन नंबर 7 अगेन। सेक्शन नंबर 7 को कंप्लीट करो। सेक्शन नंबर 7 को कंप्लीट करो। A marriage may be solemnized, a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and the ceremonies of the either party thereto. Now see where such rites and the ceremonies include saptpadi. Word क्या यहाँ पे लिखा है? Where such rites and the ceremonies include saptpadi. What is the meaning of the term saptpadi? What is the meaning of the term सप्तपदी? टेल मी। 7 फेरे, सेक्रेड फायर के आसपास जो 7 फेरे लेते हैं, दैट इज सप्तपदी। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी के रिलीजन में ईदर द हस्बैंड और द वाइफ, अगर उनमें उनके राइट्स एंड सेरेमनीज में सप्तपदी की सेरेमनी होती है, in that case the moment 7th step is taken,
the marriage is complete. The marriage is complete. Now my question to you all is, is saptapadi essential for a marriage to be solemnized? क्या ये जो सेरेमनी है 7 फेरे लेने की, क्या ये एक एसेंशियल सेरेमनी है एक मैरिज को सोलेमनाइज करने के लिए? क्या बात कर दी यार, सब लोग यस बोल रहे हो, सब लोग ही यस बोल रहे हो। कहां लिखे कि यहां पे एसेंशियल है? 7 क्लॉज 1 में हमें क्या बताया गया है? दैट मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड एज पर द customary rights and the ceremonies of the either party there too. अगर हस्बैंड के केस में भी और वाइफ के केस में भी सप्तपदी ना लेना हो, एसेंशियली ना लेना हो, तो क्या वो मैरिज सभी सोलेमनाइज नहीं होगी? अगर हस्बैंड भी सिख है और वाइफ भी सिख है, तो क्या अगर ये दोनों सिखिज्म को बिलीव करते हैं, सिख धर्म के हैं, क्या सिखिज्म में सप्तपदी की सेरेमनी एसेंशियल होती है? द आंसर इज नो। लामा लेनी पड़ती है और उसको सप्तपदी नहीं बोलते हम। क्या इस केस में इनको फेरे लेने पड़ेंगे? मैरिज को सोलेमनाइज करने के लिए क्या इनको फेरे लेने पड़ेंगे? द आंसर इज नो। आंसर इज नो। सप्तपदी की सेरेमनी एसेंशियल कब है ये आपको देखना है। ये क्या बोल रहे हैं? Where such rites and the ceremonies include. अगर 7:1 में अगर हस्बैंड के सेरेमनीज में अगर सप्तपदी की एक सेरेमनी है, then the moment the 7th step is taken, the marriage is complete. उसी टाइम पे यहां पे शादी को कंप्लीट माना जाएगा कि मैरिज अब प्रॉपरली यहां पे सोलेमनाइज्ड हो चुकी है। बट अगर हम यहां पे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पूछें दैट इज सप्तपदी एसेंशियल फॉर अ हिंदू फॉर अ मैरिज टू बी सोलेमनाइज्ड, अब मुझे आंसर बताओ इसका, यस और नो? यस और नो? अब नो है ना सबका, अब लो है ना सबका। एक बच्चे ने मुझे यहां पे बोला है बट सर सिख भी तो हिंदू होते हैं। पहली ही क्लास में, सेकंड क्लास में जब हमने कंसेप्ट शुरू किया था, क्या बताया था कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड द गार्जियनशिप एक्ट हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म के ऊपर एप्लीकेबल हैं। क्या सिख लोग हिंदू होते हैं? क्या सारे के सारे जो जैनी हैं क्या वो हिंदू होते हैं? जब आप लोग कोई यहाँ पे फॉर्म भरते हो, उस केस में रिलीजन का जब आपको सामने सेगमेंट आता है, क्या सिखिज्म का सेगमेंट में अलग नाम नहीं लिखा होता? या सिर्फ या वो लोग भी हिंदू लिख देते हैं? नहीं ना। ये जो लॉज हैं ये चारों के चारों रिलीजन्स के ऊपर गवर्न करते हैं। But the Hindu is different, the Sikh is different, a Muslim is different, a Parsi is different, a Jew is different. Clear हुई बात? Saptapadi is not essential, but where such ceremony is essential in either the husband or the wife's case, then the moment the 7th step is taken, जैसे ही 7th step लिया जाएगा, the marriage will be deemed to be a complete marriage। यानी कि उस दिन के बाद जो no marriage at all का कंसेप्ट है वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, because the marriage is now solemnized, because the marriage is now solemnized। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? सो सेक्शन नंबर 7(2) पे आपको कब जाना है? सेक्शन नंबर 7 क्लॉज 2 पे हमने कब जाना है? जब सेक्शन नंबर 7 क्लॉज 1 में मैरिज में जिस तरह से आप शादी कर रहे हो उसमें सप्तपदी एसेंशियल है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट काइंड ऑफ द सेरेमनी।
देन ओनली, अगर एसेंशियल ही नहीं है, अगर सिखिज्म में सतपति का धर्म नहीं यूज किया जाता तो भाई साहब नहीं करने की जरूरत, तो 7-1 के अकॉर्डिंग एज पर देयर ओन कस्टम्स एंड द सेरेमनी वो शादी कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? एनी डाउट नाउ? एनी डाउट नाउ? सर आजकल तो 5 फेरे ही करवा देते हैं कहीं कहीं पे, आई डोंट नो, बट लामा 4 होती हैं गुरुद्वारे साहब में। देखा होगा आप सब लोगों ने, यार देखा ही होगा थोड़ा बहुत तो, इवन इफ यू आर नॉट अ सिख। फेरे 7 होते हैं, लामा 4 होती हैं। अब एक क्वेश्चन है, अब आप खुद सोचो, अब एक क्वेश्चन है कि सर 7 clause 2 में अगर 6 फेरे लिए गए तो क्या मैरिज को कंप्लीट नहीं माना जाएगा? अब बताओ, इसका आंसर मुझे देना भी चाहिए। अगर 6 फेरे नहीं लिए, 6 फेरे लिए गए तो क्या शादी कंप्लीट हो जाएगी? मतलब लिटरली ये क्वेश्चन होता है, या फिर आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे होते हो? अब आप बाद में पूछ लोगे कि सर अगर 4 फेरे तो उन्होंने इस तरह से निकाल दिए, उसके बाद वो घूम गए, फिर वो ऐसे घूमे, फिर वो ऐसे घूमे, फिर वो भाग गए, क्या शादी कंप्लीट मानी जाएगी? क्या यार, अगर लव मैरिज है तो 6 में भी कंप्लीट हो जाएगी, और अगर अरेंज मैरिज है तो 7 पूरे करने पड़ेंगे। लव मैरिज में तो पहले ही आप लोग एक दूसरे को बहुत सपने दिखा देते हो ना, कि मैं ये तारा तोड़ के लेके आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उस केस में तो वो सारी की सारे कस्टम राइट्स पहले ही फॉलो हो चुके हैं। ओके, ये नहीं पता भाई मुझे मयंक। सेवन 7 फेरे, नॉट द 7 स्टेप्स। ठीक है, सपने टूट गए सर, आज के लिए इतना काफी है। अच्छा जी, कोई काफी नहीं है, चलो जी, कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब आपने क्या समझ लिया यहां पे, whenever we talk about the concept of the marriage, कहां गया? A marriage can either be a valid marriage, or it can either be a void marriage, or it can either be avoidable marriage. And then there is a concept of no marriage at all. There is a concept of no marriage at all. एक कंसेप्ट आपको अभी समझना है, लेटर ऑन तो हमने समझना ही है, बट अभी के अभी एक पॉइंट समझ जाओगे तो पहले ही खुश रहोगे। वो पॉइंट क्या है? that whenever we talk about the child of a void or the voidable marriage, अगर एक बच्चा है वैलिड मैरिज का, चलो सिंपल सी बात है, एक वैलिड मैरिज हुई, किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन को वायलेट नहीं किया गया, सब कुछ सही तरीके से हो गया, एक बच्चा है वैलिड मैरिज का, ये बच्चा वॉइड में लेजिटिमेट होगा या इलेजिटिमेट होगा? लेजिटिमेट होगा ना। एक वैलिड मैरिज का बच्चा है तो ये लेजिटिमेट होगा, बिल्कुल सही बात। एंड इफ आई टॉक अबाउट द चाइल्ड ऑफ द वॉइड मैरिज, इफ वी टॉक अबाउट द चाइल्ड ऑफ द वॉइड मैरिज, अगर एक वॉइड मैरिज का बच्चा है, क्या वो इलेजिटिमेट होगा या फिर लेजिटिमेट होगा? अब आप में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेजिटिमेट और कुछ बच्चे बोल रहे हैं इलेजिटिमेट। कोई भी मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको मैंने यहीं पे नोट्स में कुछ ना कुछ आपको लिखना है। कंसेप्ट आपका बाद में आएगा, केस लॉ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। रिसेंटली 2023 में भी हमें एक जजमेंट देखने को मिली है, वो भी हमें अभी के अभी यहां पे मेंशन करेंगे। सी, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द चाइल्ड ऑफ अ वॉइड मैरिज, तो एक वॉइड मैरिज के बच्चे को ना सेक्शन नंबर 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ने ये स्टेटस दे दिया है कि अगर एक वॉइड मैरिज का बच्चा भी है तो उसको हम लोग एक लेजिटिमेट चाइल्ड ही बोलेंगे, एक लेजिटिमेट चाइल्ड ही बोलेंगे। सेक्शन नंबर 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में हमें यह बताया गया है। रीजन बीइंग
क्योंकि अगर एक वॉइड मैरिज का बच्चा है, मान लीजिए अगर दो फर्स्ट कजन्स ने, चाचा ताई के बच्चा बच्ची ने शादी कर ली, राइट, अब उनका जो बच्चा, उनकी जो शादी है वो क्या है, वो तो एक वॉइड मैरिज है, क्योंकि स्पिंडा रिलेशनशिप में है तो वो एक वॉइड मैरिज है। बट उनके जो बच्चे होंगे, क्या हम लोग उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड बोलेंगे? क्या हम लोग उनको इलेजिटिमेट चाइल्ड बोलेंगे? द आंसर इज नो। उन बच्चों को हम लोग लेजिटिमेट चाइल्ड बोलेंगे। ये हमें बताया गया सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में। एंड सेम थिंग सेक्शन नंबर 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में हमें यह भी बताया गया है दैट a child of a voidable marriage is also a legitimate child। अगर एक voidable marriage है उसका बच्चा भी legitimate होगा। इसी कारण illegitimate child कौन होता है? आज तक जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग जाके आंसर लिखाते हो void marriage का बच्चा illegitimate होता है। बट illegitimate child तभी होता है when there is a child out of no marriage at all, when the marriage was not solemnized at all, when the section 7 of the Hindu Marriage Act, the conditions of section 7 are not complied with, in that case the child is illegitimate। ओनली इन दिस केस बच्चे को इलेजिटिमेट माना जाता है, बाकी तीनों केसेस में बच्चे को लेजिटिमेट माना जाता है। क्लियर हुई बात सबको? क्लियर हुई बात सबको? ना अब आप लोगों को एक क्वेश्चन है कि सर लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चा होता है, लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई बच्चा होता है तो वो बच्चा लेजिटिमेट होगा या फिर इलेजिटिमेट होगा? See, in the case of the live-in relationship, if the live-in relationship is in the nature of marriage, अगर तो वो इस तरह से रह रहे हैं कि सोसाइटी उनको ऑलरेडी मैरिड की तरह मानती है, that they are living together in the nature of the marriage, उनको हस्बैंड वाइफ ही ट्रीट करते हैं, in that case हमारा लॉ हमें ये बताता है कि बच्चा भी लेजिटिमेट होगा। बट if they are not living in the nature of the marriage, अगर एक 22-23 साल का लड़का लड़की लिविंग में रह रहे हैं कॉलेज के टाइम पे, आर दे लिविंग टुगेदर इन द नेचर ऑफ द मैरिज? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, बट इट कैन बी अ सिचुएशनल। अगर एक लड़का लड़की एक नए नए कॉलेज में गए, 2 महीनों में जाके उनको आपस में अफेक्शन हो गई और उन्होंने लिविंग में रहना शुरू कर दिया, और 2 महीने हुए उनको लिविंग में रहते हुए, कॉलेज में वो साथ दिखते हैं, क्या उनका अगर कोई बच्चा हो जाए क्या वो लेजिटिमेट माना जाएगा? नहीं। इन दैट केस दे आर नॉट लिविंग इन द नेचर ऑफ द मैरिज। बट देयर आर मेनी कपल्स जो शादी नहीं करते बट दे आर लिविंग टुगेदर इन द नेचर ऑफ द मैरिज, उस केस में उस बच्चे को हम लोग लेजिटिमेट बोल देते हैं। ये एक अलग से आपका केस आएगा, तब डिस्कस करेंगे लिव इन रिलेशनशिप को। अभी के लिए इतना ध्यान रखो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या जानना है? चाइल्ड ऑफ अ वैलिड मैरिज इज व्हाट? बताइए मुझे। अ चाइल्ड ऑफ अ वैलिड मैरिज इज व्हाट? लेजिटिमेट। अ चाइल्ड ऑफ अ void or voidable marriage is what? Legitimate child. Under which section of the Hindu Marriage Act it is given that a child of a void or the voidable marriage is a legitimate child? Section number 16 of the Hindu Marriage Act. A child of a marriage where the conditions of section 7 were not fulfilled, where the ceremonies were not conducted properly, what is the status of that child? The status of that child is illegitimate child. Illegitimate child. Now यहीं पे एक पॉइंट आपको ऐड करवाऊंगा, उसमें से आप में से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को वो वर्ड का पता भी नहीं होगा, बट अभी के अभी आप लिखोगे, बिकॉज हिंदू सक्सेशन एक्ट जब हम करेंगे तब हम फिर से उसको रिपीट करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट हमें देखने को मिली, सेक्शन नंबर 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर।
और ये जजमेंट थी रेवान्ना सिद्धप्पा वर्सेस मलिक अर्जुन। 2023 Supreme Court judgment, and it is a landmark judgment. It is a landmark judgment. और इसमें हमें क्या बताया गया, इसमें इशू ये था कि सेक्शन 16 में जिन बच्चों को आपने लेजिटिमेट का स्टेटस दे दिया, कौन से बच्चे हुए वो, कौन से बच्चे हुए वो, कौन से बच्चों को लेजिटिमेसी का स्टेटस दिया गया? वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज के बच्चों को तो दिया गया ना। वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस के जो बच्चे हैं उनको हमने लेजिटिमेसी का स्टेटस तो दे दिया। आर दोस चाइल्ड ऑल्सो अ को पार्टनर और नॉट? लेजिटिमेट तो हैं, वॉइड मैरिज का बच्चा हो या फिर वॉइडेबल मैरिज का बच्चा हो, हमें पता है कि सेक्शन नंबर 16 ने इनको लेजिटिमेट का स्टेटस दे दिया। बट हिंदू कोपार्सनरी एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में हम लोगों को एक कंसेप्ट देखने को मिलता है कि क्या ये बच्चे कोपार्सनर है कि नहीं है। कोपार्सनर का सिंपल सा मतलब होता है कि क्या इन बच्चों को बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि अपने दादाजी के, अपने परदादाजी के, ग्रेट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में बाय बर्थ राइट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस केस में 2023 में यह बोल दिया कि सेक्शन नंबर 16 में पार्लियामेंट की जो इंटेंशन थी वो सिर्फ ये थी कि इन बच्चों को हमें लेजिटिमेसी का कैरेक्टर देना है, बट दे आर नॉट को-पार्टनर्स। दे आर नॉट को-पार्टनर्स, को-पार्टनर्स नहीं है वो अभी भी। बेसिकली इसका भी टाइम आएगा 10-15 साल बाद, 20 साल बाद, जब इस लॉ को उल्टा कर दिया जाएगा कि इन बच्चों को को-पार्टनर्स भी बनाया जाए। आएगा टाइम, धीरे धीरे सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है, ये भी टाइम आएगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एज पर दिस जजमेंट रेवान्ना सिद्धप्पा वर्सेस मलिक अर्जुन, what do you guys need to know is that those child out of the void and the voidable marriages, those are the legitimate child, but they are not co-partners. They are not co-partners. Clear बात? Clear बात? अब इनके ऊपर क्या राइट्स हैं, इनके क्या नहीं है प्रॉपर्टी में, ये सब कुछ हिंदू सक्सेशन एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे जब हम इसको पूरे के पूरे केस लॉ की डिटेल पढ़ेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको इसको नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है और याद भी रखना है, जब बाद में पढ़ेंगे तो याद भी आ जाएगा। Everyone got it? Any doubt now? आ गया ना क्वेश्चन सर, व्हाट इज को-पार्टनर? नहीं पता तो सिर्फ लिख के रख लो, क्योंकि अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट का वो टॉपिक है, अभी मैं नहीं जाऊंगा उसमें, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जब आएगा तो तब बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये चीज लिख के रखनी है। क्लियर बात? सर सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, बिल्कुल जी, हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 16 से ही सक्सेशन एक्ट का टॉपिक निकला था, राइट? तो इसके बाद हम लोग कोई भी नया कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे। द क्लास इज ओवर। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जो कि रेलिवेंट क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकते हैं। रेलिवेंट क्वेश्चन हुआ तो जो पढ़ाया गया उसी में से, स्पिंडा रिलेशनशिप क्या होगा सर, को-पार्टनर क्या, इस तरह के क्वेश्चंस मैं नहीं लूंगा। जो पढ़ाया गया उसमें से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, मैं उनका आंसर करूंगा। अदरवाइज थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर। एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, निकिता श्रीवास्तव, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उसमें आई हुई है तो इसलिए है वो। थैंक यू सो मच चारू। तो क्या सर लेजिटिमेट है तो कोई बेनिफिट है या नहीं? बहुत बेनिफिट है, बट ये क्वेश्चन मत अभी पूछो। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द void marriages and the no marriage at all? void marriages में ceremonies conduct करी गई हैं, ceremonies properly हुई हैं, but no marriage at all में ceremonies ही नहीं हुई। This is the difference. Sir, even in the case of the no marriage at all, their husband and wife in the eyes of the society, right? Yes. Sir, अगर लड़का लड़की हिंदू हैं तो सब पति जरूरी है? Yes, क्योंकि हिंदू धर्म में
इट इज अ सेरेमनी विच इज इंक्लूडिंग विच जो कि इंक्लूड है उसमें। सर जो सेकंड वाला एग्जांपल था, यस कौन था ये? वॉइड एंड वॉइडेबल तभी होगा जब मैरिज सॉलेमनाइज्ड ऑलरेडी होगा। यस सर, कोर्ट मैरिजेस में तो सेरेमनीज नहीं होती तो वो वैलिड कैसे होती हैं? उनके लिए अलग से लॉ है, कोर्ट का लॉ है, इसलिए वो वैलिड है। तो जब हम कोर्ट मैरिज जाते हैं तो कोई हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी शादी होती है। जरूरी थोड़ी है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी कर रहे हैं, मे बी वो किसी और धर्म के किसी और लॉ के अकॉर्डिंग शादी कर रहे हैं, राइट? सर नोट बताओ कैसे बनाएं, मैं बना देता हूं आपके लिए नोट्स। मैं आता हूं, कहाँ पे रहते हो आप? अभी ट्रेन पकड़ता हूं मैं, तो आके नोट्स बनाता हूं मैं। 3 तरह के नोट्स आपको मिलते हैं। एक तरह के नोट्स आप खुद बनाओ अपने लिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, जिसको रीड करके आप इजीली अपने सारे के सारे कंसेप्ट्स को समझ पाओ। हिंदू लॉ विल अप्लाई, प्रकाश, इन दैट केस। नहीं मोनिका, बिल्कुल भी नहीं। पुनीत चुक, यस, इन दैट केस इट इज नो मैरिज एट ऑल। पुनीत चुक, सर यू आर सो फनी। एक बच्चे ने बोला सर आप गुस्से में रहते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस को देख के मुझे इरिटेशन हो जाती है कि फालतू के क्वेश्चंस, वैसे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वॉइड एंड द वॉइड मैरिज, अवॉइडेबल मैरिजेस? कल का टॉपिक है आपका सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। तो ये आपका होमवर्क भी है, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 को रीड करके आना एक बार। कल हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। सर लिविंग कपल का क्वेश्चन आंसर मैं कोई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट आवर टॉपिक। सर अगर हिंदू मेल एंड फीमेल बुद्धिस्ट के रिचुअल से मैरिज करते हैं तो क्या मैरिज सॉलेमनाइज्ड माना जाएगा? नो। सर सिख रिलीजन में सप्तपदी क्यों नहीं होती, प्लीज बता दीजिए। गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा था। गुरु ग्रंथ साहिब में फेरों की जगह लावा लिखी हुई थी, इसलिए सप्तपदी नहीं है। नो सुदेशना, नो। वन ऑफ द बोथ, साक्षी। सर इट इज क्लियर व्हाट इज वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, नो मैरिज, बट व्हाट इज इरेगुलर मैरिज, इनवैलिड मैरिज? वो मुस्लिम लॉ में, इरेगुलर मैरिज का कंसेप्ट मुस्लिम लॉ में आता है, हिंदू लॉ में नहीं आता।
if ST gets married to a Hindu, नो, ये डिपेंड करता है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हिंदू मैरिज एक्ट में जब भी शादी होगी दोनों के दोनों स्पाउसेस हिंदू होंगे। अगर एक स्पाउस किसी भी और रिलीजन का है उस केस में वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी नहीं कर सकते, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी करेंगे। Thank you so much, Anu Upadhyay, for your kind words. I will surely remember that, and I will surely remember what you just said. That means two Hindus conducting any ceremony of Sikh, the marriage is conducted to be of no. Yes, Sudeshna. A born Muslim girl brought up by a Hindu family married a Hindu boy as per the Shastri, the marriage is valid, solemnized. If the marriage is solemnized but the child was born out of the divorce of the parties, then the child will be, डिपेंड करता है कि डाइवोर्स के कितने टाइम बाद बच्चा हुआ है। अगर लेडी की दूसरी शादी हो चुकी है then the child will be the legitimate child of the second husband. Thank you, Pradeep. I will take care of this. Anyone else? All right, then. Thank you so much. Take care. I will see you guys tomorrow.